हेलो एवरीवन। ठीक है, अब तक हम लोग ने क्या किया हुआ है? अब तक हम लोग ने क्या कंप्लीट किया था? 3 इलस्ट्रेशंस कंप्लीट किए थे, दैट इज फाइनल अकाउंट्स कौन से पार्टनरशिप के। अभी फोर्थ क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अभी फोर्थ क्वेश्चन देखो, हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं किस तरीके से हम लोग यहाँ पे काम करने वाले हैं। जैसे कि आपको अब तक तो पता चल गया होगा क्या करेंगे। पहले सबसे पहला स्टेप क्या है? क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना, समझना। कोई चीज़ स्क्रिबल करनी ज़रूरत नहीं है, कोई भी चीज़ किधर लिखने का ज़रूरत नहीं है, सब कुछ हमारे दिमाग पे है और उसी को हम लोग क्या करेंगे, सम सॉल्व करेंगे। अब ज़रा देखो क्या करेंगे हम लोग। सबसे पहले क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। फॉलोइंग फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस मिस्टर पीयूष, और क्या नाम है दूसरा पार्टनर का नाम है, दैट इज अरुण। तो पीयूष एंड अरुण आर पार्टनर्स। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट एज ऑन डेट। ट्रायल बैलेंस एज ऑन 31 मार्च 2019 इज गिवन। अब देखो क्या है, हमारे पास स्टॉक है, बराबर है। कितना है स्टॉक? ओपनिंग स्टॉक। और एक चीज़ ध्यान रखना, ये सब सम के अंदर तो होने ही वाला है। फिर परचेज, फिर क्या लिखा हुआ है? परचेज सैलरीज। ठीक है, उसके बाद क्या है? सैलरीज। मेरे को थोड़ा डाउट लग रहा है, ये सैलरी यहाँ पे नहीं है, ये बोलो ये कहाँ से वर्ड आ गया। दिस इज ओनली परचेज, क्योंकि देखो फर्स्ट टाइम अभी ये बुक आई है और प्रिंटिंग मिस्टेक्स थोड़े बहुत तो होने ही वाले हैं। जैसे कि हमने देखा, एक का आपको मैंने सम के अंदर ही करेक्शन करवाया था। तो परचेज सैलरीज, फिर क्या, सॉरी परचेज उसके बाद सैलरी, फिर वेजेस, कैरेज, रॉयल्टी, फ्रेट, प्रिंटिंग स्टेशनरी, संडे डेटर्स, फर्नीचर, लीज होल्ड प्रॉपर्टी दिया हुआ है। और क्या दिया हुआ है हमको? इन्वेस्टमेंट है, ट्रैवलिंग एक्सपेंस है, एडवर्टीजमेंट फॉर 3 ईयर्स। इसको क्या करते हैं हम लोग, एक डॉट करते हैं कि एडवर्टीजमेंट कितना है, फॉर 3 ईयर्स है, बराबर है। मतलब ये एक्सपेंडिचर 3 साल का एक्सपेंडिचर है, बराबर। कोई चीज़ को आप जब एक्सपेंस करते हो वो कितने साल के लिए किया गया आपने, क्योंकि आप अकाउंटिंग करते हो ओनली फॉर अ पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर। यहाँ पे 3 साल का खर्चा है, इसके बेनिफिट जो है एडवर्टीजमेंट के 3 साल तक आने वाले हैं। क्लियर है? अब आप देखो एडवर्टीजमेंट का, अगर मैं आपको एक बात बताऊँ, अमूल, आपने नाम तो सुना होगा ना कंपनी का, अमूल, बराबर है। कोई ऐसा है कि नहीं जिसने नाम सुना नहीं होगा और उसके प्रोडक्ट्स यूज़ किए नहीं होंगे? ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। अब उस पर जो बटर जो है, बराबर, उसके ऊपर एक लड़की का फोटो आता है। तो ये सोचो कितने सालों से एडवर्टीजमेंट कैंपेन चल रहा है, और ये वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट एडवर्टीजमेंट कैंपेन है, वो अभी भी चल रहा है। तो सोचो इसका जो पैसा होगा, जो स्टार्टिंग में पे किया होगा, तो क्या पूरा एक्सपेंड 1 साल में चला गया होगा? और इतना अंदाजा भी नहीं लगा होगा कि इतने साल तक कैंपेन रन होने वाला है। तो उसको ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम क्या किया रहेगा, डिफर किया गया था, बराबर है। कि इसको जो एक्सपेंडिचर होता है एक पर्टिकुलर ईयर में, उसको सेकंड ईयर में तक भी लेके जाओ, थर्ड ईयर तक भी लेके जाओ, अकॉर्डिंग टू बिजनेस ये डिसाइड होता है। और ये सब चीज़ें बिजनेसमैन डिसाइड करता है, उसके हिसाब से उसको बांटा जाता है। क्योंकि एक एस्टिमेट होता है कि ये इतना खर्चा जो किया गया है इतने साल तक हमको क्या करेगा, हेल्प करेगा टू जनरेट रेवेन्यू। तो इसके वजह से रेवेन्यू नेक्स्ट ईयर भी आने वाले हैं, उसका एक्सपेंडिचर पूरे फर्स्ट ईयर में कैसे बुक करोगे? समझ रहे हो? तो उसके लिए ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ग्रेजुअली इसको क्या किया जाता है, डिवाइड किया जाता है। तो हमको कोई ऐसा थीसिस निकाल के एडवर्टीजमेंट इसमें कितने साल के लिए करना है, ये सब हमारा काम नहीं, हमको क्वेश्चन में दे दिया गया है, हम वो ऐसा करेंगे। अब क्या है, बैड डेट है, उसके बाद डिस्काउंट अलाउड है। और जब भी आपको मैंने बताया था बैड डेट होगा, सबसे पहले एक काम करना, प्यार से जाके क्या कर दो, उसको सर्कल कर दो। अब देखो आपको प्रॉब्लम भी नहीं होने वाला है बैड डेट्स का। ठीक है, अब डिस्काउंट अलाउड है, कैश इन एंड कैश एंड बैंक, और क्या है, फिक्स डिपॉजिट्स। आपको पता ही है एफडी क्या होता है। चलो एफडी आया है, बात तो मैं आपको बता देता हूँ। देखो अकाउंट डिपॉजिट मोस्टली क्या होते हैं, 4 तरीके के अकाउंट खुलते हैं बैंक के अंदर। एक सबसे पहले सेविंग अकाउंट, वो आपको अच्छे से पता होगा, मतलब क्या होता है, मैं आपको बेसिकली छोटा छोटा एक एक लाइन का एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ। क्या होता है, एक सैलरी अकाउंट होता है, आप उसको सेविंग अकाउंट बोल दो, इट्स वन एंड द सेम। मोस्टली सैलरी अकाउंट इज द करेक्ट वर्ड। अभी सॉरी, सेविंग्स अकाउंट इज द करेक्ट वर्ड। सेविंग अकाउंट के अंदर क्या होता है, मैं पैसे जो भी है जमा करता हूँ, मुझे इनकम आती है, मैं जमा कर देता हूँ वहाँ पे, और मैं क्या करता हूँ, एक्सपेंडिचर करता हूँ उसके हिसाब से, जो भी डे टू डे कुछ इन्वेस्टमेंट करना है वो। नाम ही देखो क्या, सेविंग अकाउंट। व्हाट डू मीन बाय सेविंग? कि पैसा उसमें से विड्रॉ करने में थोड़े बहुत रिस्ट्रिक्शंस होने चाहिए, अदरवाइज सेविंग्स होगी क्या? सेविंग्स होने वाले नहीं है। फिर उसके बाद होता है तुम्हारा क्या बोलते हैं, करंट अकाउंट होता है। करंट अकाउंट के अंदर क्या होता है, ये बेसिकली बिजनेसमैन यूज करते हैं, कोई सैलरीड पर्सन करंट अकाउंट ओपन करता नहीं है। उसके बाद क्योंकि ट्रांजेक्शन, नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन क्या होते हैं करंट अकाउंट में, बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत जन से पेमेंट आना है, बहुत जन को पैसे देने हैं, तो उसके लिए करंट अकाउंट यूज होता है। फिर एक होता है आरडीडी अकाउंट। अभी देखो आप स्टूडेंट हो, आपको कुछ ना कुछ पॉकेट मनी ज़रूर मिलती होगी या कुछ ना कुछ तो होगा, तो आप खुद क्या करो, सेविंग अकाउंट खोल सकते हो। क्लियर? तो सेविंग अकाउंट खोलो, सेविंग्स अभी से शुरू करो। आप अगर पैसे रखोगे तो आपको पता चलेगा कैसे उसको मैनेज करना है, क्या करना है, क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, कुछ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। इसका मतलब ये नहीं है घर से मम्मी डैडी से पैसे मांगने, अरे मेरे को मेरे अकाउंट में जमा करना है, वैसी बात नहीं है। आप
जो भी छोटा मोटा अमाउंट आप अलग से रख पाओ आप अपने लिए रखो, कुछ आपको कुछ खरीदना है, बुक्स खरीदना है, खुद की कुछ ज़रूरत है तो उसमें से यूज़ करो, तो ये आपका एक काम बनेगा। अगर आप कुछ अच्छे से पैसा एवरी मंथ मैनेज कर सकते हो तो आरडी अकाउंट भी ओपन कर दो, क्या दिक्कत है उसके अंदर। आरडी अकाउंट क्या होता है, ये थर्ड टाइप है। अब आरडी अकाउंट में देखो नाम में लिखा है रिकरिंग डिपॉजिट। व्हाट डू यू मीन बाय रिकरिंग? रिकर, बार बार, मतलब आपको क्या करना है, एवरी मंथ आपके अकाउंट से 100 रुपीज़ क्या होंगे, कट जाएंगे और कहाँ पे जमा हो जाएंगे, उस पर्टिकुलर अकाउंट में जमा हो जाएंगे। आप वहाँ से विड्रॉ नहीं कर सकते हो। अभी आपने कहाँ तक खोला था, 1 साल के लिए खोला था, तो 100 रुपीज़ आप पर मंथ जमा कर रहे हो, तो कितना हो गया, 12 महीने में कितने हो गए, 1200 रुपये जमा हो गए, प्लस आपको कुछ नॉमिनल इंटरेस्ट मिल जाएगा और आपको उस पर्टिकुलर ड्यूरेशन खत्म होने के बाद अमाउंट अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट आपको आपके हाथ में मिल जाएगा। तो आप चाहो तो आप आरडी अकाउंट भी खोल सकते हो, ठीक है। उसके बाद होता है एफडी। अब जैसे कि यहाँ पे आ गया एफडी, दैट इज फिक्स्ड डिपॉजिट। अब फिक्स्ड डिपॉजिट में क्या होता है, एक पर्टिकुलर एक्स अमाउंट, जैसे मेरे को रखना है 10,000 रुपीज़, बैंक के पास जाता हूँ, उनके फिक्स्ड डिपॉजिट में क्या करता हूँ, जमा कर देता हूँ और मेरा फिक्स डिपॉजिट अकाउंट खुल जाता है। और मैं को इसके अंदर से बिल्कुल भी पैसा निकालने को अलाउड नहीं है। अगर मैं पैसा निकालता हूँ तो बोलते हैं एफडी ब्रेक हो गया, मतलब कि अभी वो डिपॉजिट अकाउंट क्या हो चुका है, क्लोज, मैंने पैसे क्या कर लिए, विड्रॉ कर लिए, तो जो मेरे को इंटरेस्ट मिलने वाला था वो इंटरेस्ट मिलने वाला नहीं है। अभी ये अकाउंट्स कौन ओपन करते हैं, बेसिकली रिटायरमेंट फंड होता है। बहुत सारे लोगों को क्या चाहिए, रिकरिंग इनकम चाहिए एक बार काम खत्म होने के बाद, क्योंकि मतलब क्या हो रहा है, उनकी एज हो चुकी है, वो इतना काम नहीं कर सकते। जरूरी नहीं वो लोग ही करें, आपको इन्वेस्टमेंट पर्पस भी करना है, आप करो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको मैं आगे की फाइनेंशियल प्लानिंग भी धीरे धीरे अभी से शुरुआत कर रहा हूँ, जर्नी चल रही है ना हमारी, तो ये जर्नी सिर्फ 1 साल की नहीं है, बहुत आगे हमको बढ़ना है। अब देखो यहाँ पे आप एक फिक्स डिपॉजिट अकाउंट आपको सोचना है, रखना है, उससे अभी सपोज आपको एक एक्स अमाउंट आप रखते हो, उसके अगेंस्ट कुछ इंटरेस्ट आता है, तो उस इंटरेस्ट से आप क्या करोगे, आगे जाके जब आप रिटायरमेंट हो जाओगे, आप अपने सब्जी लाना हो, सोसाइटी का मेंटेनेंस भरना हो, तो आप देखो फाइनेंशियल प्लानिंग आपको मैं बताऊं, आप क्या करो, एक एफडी, एक अमाउंट की, उस पर जो इंटरेस्ट आता हो आपको पता है, जैसे 1 लाख की आप एफडी करते हो, बराबर है, आपको 8% सपोज मैं इंटरेस्ट पकड़ता हूँ, तो आपको कितना पैसा आएगा, कितना आएगा, 8,000 रुपीज़ आ जाएंगे साल के। तो ये 8,000 में क्या होगा, साल भर का सब्जी का खर्चा, मतलब एक अमाउंट बताओ ना, एक्स अमाउंट, तो आपका कितना होता है, उसके बाद सोचो आपको कितना कमा के आपको रखना है, फिर सोसाइटी मेंटेनेंस होगा, फिर आपकी लाइफस्टाइल कैसा है, तो आपको मेंटेन करना है ना वो चीज़ें, आज का नहीं सोचना है आपको, आगे का सोचना है। ये चीज़ें आपको अकाउंटिंग सब कुछ सिखाती है, तो आप क्या चीज़ें अपने लाइफ में अप्लाई करते हो, ठीक है। तो ये सब चीज़ से आप ध्यान रखना, छोटा सा एक टिप देना था। तो इस हिसाब से आपको सोचो कितनी एफडियाँ बनानी पड़ेगी, तो ये एक एफडी है, दैट इज 15,000 रुपीज़, तो ये एफडी रखा हुआ है। चलो अब आगे देखते हैं, कैपिटल अकाउंट है पीयूष और अरुण। अब देखो मैं यहाँ पे आपको दिमाग ज़्यादा हमको क्यों लगाना है कि कौन सा मेथड है, फिक्स्ड है, फ्लक्चुएटिंग है, अब आया ना, तो क्यों पहले ही हम समझो सोचे अरे भाई कौन सा मेथड है, चालू करते हैं ना इसी तरीके से, आज जैसा आएगा इसी की चीज़ को देखेंगे। अब क्या कैपिटल अकाउंट, अब मेरे को बताओ, मैंने आपको जैसे बताया था सिर्फ कैपिटल अकाउंट है, करंट अकाउंट है क्या, नहीं। तो जब करंट अकाउंट आएगा तो हम लोग क्या करेंगे, फिक्स मेथड देखेंगे ना क्या होता है। अब तक फ्लक्चुएटिंग चल रहा है तो फ्लक्चुएटिंग पे ध्यान देते हैं अच्छे से, उसको सीखते हैं। मतलब कैपिटल अकाउंट इज फ्लक्चुएटिंग, उसी में ऊपर नीचे चेंजेस हो रहे हैं। फिक्स होगा तो 80,000 फिक्स होगा, उसके अंदर हाथ भी लगाया जाएगा नहीं। फिर नेक्स्ट इज सन्डी क्रेडिटर्स, और क्या, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट। अब देखो ये अच्छे से समझना, ये चीज़ है, ठीक है, डॉट करना, डॉट नहीं करता हूँ। अब देखो यहाँ पे फिक्स डिपॉजिट और क्या है आपके पास, ये रहा एक अमाउंट, दैट इज इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन फिक्स डिपॉजिट। अब देखो ये क्या होता है, मैं एफडी करता हूँ ना, तो हमेशा 1 अप्रैल को नहीं करता हूँ। मेरे पास ऐसा है कि 1 अप्रैल को पैसा जमा होगा मैं एफडी करूँगा, ऐसे नहीं होता है। चलो एक एग्जाम्पल देखते हैं, यहाँ पे छोटा सा एक्सप्लेनेशन लेते हैं। देखो मैं एफडी कर रहा हूँ, मैं कब एफडी कर रहा हूँ, 1 अप्रैल 2020, ठीक है, मैं एफडी करता हूँ 1 अप्रैल 2020। मेरे को इंटरेस्ट कब मिलना चाहिए, 31 मार्च, 31 मार्च भी नहीं, 1 तारीख को मिलेगा, 1 अप्रैल 20, तो 21, एक मिनट, 1 अप्रैल 21, मतलब 1 साल के बाद मेरे को क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। क्लियर। सपोज अब मैं एफडी का, तो ये मेरा फाइनेंशियल ईयर में बैठ गया ना, तो उसकी जो भी इनकम आई मैंने क्या कर दिया, ऐड कर दी और मेरा काम बन गया। लेकिन सपोज मैं करता हूँ 1/10/20, इसका इंटरेस्ट मेरे को कब मिलेगा, मिलेगा 31/9/21, या तो 1/10/21, या कोई कोई बैंक वो 2, क्योंकि कौन सा दिन से पकड़ता है तो हम एक अंदाज़ा ले लेते हैं कि 1 साल बाद इंटरेस्ट मिलेगा। तो मेरे को एक बात बताओ ना, आप तो फाइनेंशियल ईयर, तो बीच में क्या आएगा, 31/3/21 आएगा ना, तो यहाँ से यहाँ तक कितना हुआ, 6 मंथ हुए। क्लियर। यहाँ से यहाँ कितना हो गया,
6 मंथ हो गया, तो आपको इंटरेस्ट अक्रूड की एंट्री पास करनी पड़ेगी, बोला अक्रूड की एंट्री पास करनी पड़ेगी। तो उसका मतलब कि उसके उस ड्यूरेशन से आपको अक्रूड हो चुका है, आप उसको क्या करना है, आपको उसका इनकम मानना है। जब पैसा आएगा तब आप क्या करोगे, उसको वापस से एंट्री पास करोगे, उतना पैसा आ चुका है आपने ऑलरेडी इनकम में ट्रीट कर दिया है, तब उसका ट्रीटमेंट थोड़ा सा अलग होगा बस। तो आपको बताना क्या था, बेसिकली आप पीरियड वाइज एंट्री कर रहे हो, ठीक है। तो ये चीज़ जरा ध्यान देना। अब यहाँ पे होता क्या, कुछ पीरियड का पैसा आ चुका है, मतलब कि एफडी की गई, लेकिन आगे का पैसा जो ऑलरेडी आना बाकी है। कभी कभी क्या होता है, बैंक पेमेंट क्या करता है, उसके अंदर भी बहुत सारे इंटरेस्ट के टर्म्स के पेमेंट होते हैं। जैसे कि मैंने बताया, मेरे को पैसा है ना एवरी मंथ चाहिए, जो भी इंटरेस्ट आएगा एवरी मंथ पैसा चाहिए, मैं पैसा अपने अकाउंट में क्रेडिट करवा दूंगा। तो ये एक तरीका होता है। या तो कभी बोलता नहीं, पूरे साल का एक इंटरेस्ट एक साथ, तो वो भी तो ठीक है ना, टाइम लगता है ना कि वो एक साल खत्म होगा फिर इंटरेस्ट आएगा, लेकिन आपकी इनकम तो ऑलरेडी बुक करनी पड़ेगी ना आपको। तो ये कॉन्सेप्ट उस तरीके से। तो इसके लिए अब देखो यहाँ पे 1,000 रुपये ऑलरेडी आ चुका है, अगर एडजस्टमेंट में कुछ और है कि इतना पैसा आना चाहिए था, आया नहीं है, तो उसकी एंट्री हम पास करेंगे। क्लियर। बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन करवाया था, एक और बार फिर से बता देता हूँ। बैंक ओवरड्राफ्ट बिजनेसमैन यूज़ करते हैं, जैसे कि उनको पेमेंट करने के लिए पैसों की ज़रूरत पड़ती है शॉर्ट टर्म के लिए, तो ये फैसिलिटी यूज़ की जाती है। फिर सेल्स अकाउंट, तो आपको पता ही कि इतना क्या हुआ है, पूरा का पूरा सेल हुआ है। एक मिनट, कहाँ गया, आ गया, ठीक है। चलो, अब देखो सबसे पहले क्या एडजस्टमेंट रीड कर लेते हैं। स्टॉक ऑन हैंड 31 मार्च 2019 वॉज 40,000 एंड मार्केट प्राइस वॉज 35,000। तो आप कौन सा लोगे, बताओ, सोचो। विच एवर इज लोअर, तो लोअर कौन सा है, 35,000। तो ये वाला वैल्यू क्या करेंगे, हम लेने वाले हैं, ठीक है। अब इसके लिए क्या करेंगे, वर्किंग नोट, छोटा सा एक नोट लिख देंगे। इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट 1,200 इज स्टिल रिसीवेबल। अब ये दिख रहा है, इज स्टिल रिसीवेबल, अभी तक मिला है क्या, नहीं, लेकिन इनकम हमको आना चाहिए था, आया है नहीं, लेकिन हम तो कभी काउंट जरूर करेंगे। फिर प्रोवाइड आरडीडी एट 2.5% ऑन सन्ड्री डेटर्स। आरडीडी तो आपका फेवरेट एडजस्टमेंट बनते जा रहा है। अब आरडीडी की रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट, अब इसके इफेक्ट कहाँ पे जाएंगे, अब ये वाला कहाँ पे जाने वाला है, सन्ड्री डेटर्स में एक जाने वाला है, ठीक है। और बैड डेप्स है क्या, यस बैड डेप्स आप चाहो तो वहाँ पे डॉट बनाओ, नहीं बनाओ तो हमने ऑलरेडी इसको सर्कल करके इंक्लूड कर दिया है। उसका डेप्रिशिएट फर्नीचर एट 5%, तो फर्नीचर कहाँ पे आपको दिख रहा है, ये रहा, यहाँ पे एक डॉट कर दो। फिर क्या है, गुड्स वर्थ ₹8,000 डिस्ट्रॉयड बाय फायर, इसको ज़रा सर्कल करना, ये आपके लिए पहली बार आ रहा है। बाय फायर इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड अ क्लेम ऑफ ₹6,000 ओनली, ठीक है, चलेगा। अब इसके फिर कहाँ पे जाएंगे, चलो ये वाला जब स्टार्ट करेंगे तब हम लोग देख लेंगे। अब इस तरह किधर भी डॉट करने का ऐसा इतना कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप एक बार खुद रीड कर लो, मार्क कर लो, आगे हम थोड़ी देर में क्या करते हैं, सब कुछ शुरुआत करते हैं। और आप क्या करो, क्या बोलते हैं, रूलिंग रेडी कर लो। मेरी रूलिंग रेडी है, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, रूलिंग रेडी कर लो। ठीक है, चलो बड़े आगे, रूलिंग हो गया होगा ना आपका अब तक। चलिए, अब देखो सबसे पहले क्या है, स्टॉक इन हैंड इज हाउ मच ऑन 31 मार्च 2019 वॉज 40,000 एंड मार्केट प्राइस इज गिवन हाउ मच, 35,000। तो सबसे पहले हम डिसाइड करेंगे कि कौन सा हमको लेना है, कौन सा लेना है हमको, विच एवर इज लोअर, दैट इज हाउ मच, 35,000। सबसे पहले देखो ऊपर क्या है, कौन सा अकाउंट है ऊपर, अरे बोलो, अरे बोलो कौन सा अकाउंट है, सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट होता है ना ऊपर, हाँ कि ना। तो चलो एक मिनट में कलर ले लेता हूँ। ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड 4-5 लाइन छोड़ के नीचे क्या लिखोगे आप, बाय क्लोजिंग स्टॉक, अमाउंट क्या होगा, कितना होगा, दैट इज 35,000। क्लियर। अब सेकंड इफेक्ट कहाँ पे जाएगा उसका, बैलेंस शीट में, क्योंकि स्टॉक क्या है, बचा हुआ है ना, नेक्स्ट ईयर भी काम आने वाला है। तो अब बैलेंस शीट में ले गए कहाँ पे, 10-12 लाइन छोड़ के लिख दो क्लोजिंग स्टॉक,
कितना है 35,000। और यहाँ पे क्या लिखता हूँ मैं, वर्किंग नोट नंबर 1। क्या लिखेंगे नोट यहाँ पे, दैट इज वर्किंग नोट 1। क्या लिखोगे, ये पहले भी किया ना हम लोग ने, दैट इज वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इज टेकन एज मार्केट प्राइस और कॉस्ट प्राइस whichever is lower, that is 35,000। तो ये क्या करना है आपको, बहुत ज़रूरी है हाँ ये ऐसे स्टेटमेंट्स लिखना, ताकि क्या बहुत अच्छा सा एक इंप्रेशन जाता है जो चेक करता है उसको। तो आपको आप पता नहीं हो कि किसका पेपर चेक कर रहा है, उसके पास तो पेपर आने वाला है, तो आपको उसके थ्रू अपने आप को एक्सप्रेस करना है। ठीक है, तो ये पहला वाला एडजस्टमेंट कंप्लीट हो चुका है। अब देखते हैं दूसरा। इसको भी आप क्या करो, पहली सर्कल कर लो, ये भी आप क्या कर रहे हो, फर्स्ट टाइम कर रहे हो, तो इसको मैं अलग पेन से लिखूंगा। जैसे कि जितने भी नॉर्मल एडजस्टमेंट है विथ येलो में लिख रहा हूँ, उसके अंदर कुछ नए नए चेंजेस जो आप फर्स्ट टाइम आ रहे हो उसको मैं अलग कलर कर रहा हूँ, बाकी सब चीज़ें सेम है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट इज 1,200 इज स्टिल रिसीवेबल। अब मेरे को बताओ फिक्स डिपॉजिट कितने का है, 15,000 का है। फिक्स डिपॉजिट क्या एसेट है ना, तो अब देखो मैं क्या करता हूँ, एसेट साइड 5-6 लाइन 7-8 लाइन छोड़ दो, क्लोजिंग स्टॉक के थोड़ा सा 2-3 लाइन ऊपर क्या लिखोगे आप, फिक्स्ड डिपॉजिट। कितना है फिक्स्ड डिपॉजिट, आपको क्या बोला गया है, 15,000। एक चीज, ये जो आउटर कॉलम में आएगा 35,000। चलो, अब 1,500 रुपये ऑलरेडी आपके फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट में जमा है। ठीक है, आपको 1,200 रुपये और मिलने वाले हैं, तो आपको फंड का वैल्यू क्या हो जाएगा, बढ़ने वाला है, क्योंकि आपको मिला नहीं है। तो ऐड इंटरेस्ट अक्रूड, ठीक है, कितना था 1,200 रुपया, तो आपकी वैल्यू कितनी हो चुकी है, दैट इज 16,200। ठीक है, जब मिलेगा तो आप इसको वापस से रिड्यूस करके, क्योंकि इंटरेस्ट मिला है ना, तो एक्चुअल तो 15,000 ही है, तो मिला क्योंकि आपने विड्रॉ कर लिया। आप विड्रॉ नहीं करोगे तो वैल्यू क्या होगा, उसका इंक्रीज होते रहेगा। अब ये आपका क्या है, इनकम है, लेकिन आप देखो ना यहाँ पे फिक्स डिपॉजिट एक अपना इधर देखोगे आप, आपको 1,000 रुपये ऑलरेडी मिल चुका है ना, मतलब 1,000 रुपये मिल चुका है, तो ये आपका एक बार तो पोस्ट हो गया। क्योंकि आप कौन सा आइटम उठा रहे हो, जिससे बैड डेब्ट्स उठाते हैं ना ट्रायल बैलेंस से, ये आपने उठाया, तो इसको कहाँ पे लिखोगे, क्लोजिंग स्टॉक के 3 या 4 लाइन छोड़ के, क्योंकि अगर ग्रॉस प्रॉफिट आता है तो वो आप लिखोगे ना। तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं नीचे P&L अकाउंट में, इट इज बाय इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट। कितना मिला हुआ है, 1,000 रुपये ऑलरेडी मिल रहा है ना, एड इंटरेस्ट एक्रूड हाउ मच 1,200, टोटल कितना हो गया 2,200। मतलब इसके साथ आपका क्या हुआ, पोस्टिंग हो गया। कौन सा पोस्टिंग हो गया, एक दैट इज कौन सा, इंटरेस्ट का। देखो वापस से एक और बात समझाता हूँ, आपने इन्वेस्टमेंट किया था, ठीक है, कितने का इन्वेस्टमेंट किया था, 15,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट किया था। इसके अंदर आपको 1,000 रुपये ऑलरेडी मिल चुका है, तो उसके इफेक्ट जो भी थे ना सब पास हो चुके हैं। अब आपका क्या हुआ है, ड्यू टू टाइम फैक्टर आपको 1,200 रुपये अक्रू हो चुका है, मिलना अभी तक नहीं, मिलने का समय आने वाला है। तो आपने 1,200 रुपये का आपने क्या किया, 15,000 ऑलरेडी था ना, 1,200 वहां पे बढ़ा दो। अब कौन सा कितना आएगा टोटल, कितना आएगा तुम्हारा 1,200 ऐड करके, किसके अंदर ऐड करोगे, ऑलरेडी आपका 15,000 का था, तो 16,200 देखो ना आपने लिखा बाहर, और 1,000 रुपये मिले थे, 1,200 रुपये मिलने वाले, तो ऑलरेडी पहले ही आपने इनकम उसको काउंट कर लो कि अक्रूड सिस्टम आप फॉलो कर रहे हो। सॉरी, ठीक है। तो अब ये तो आपका हो गया सेकंड एडजस्टमेंट इस तरीके से, क्लियर। ठीक है, मेरे को एक्चुअली अलग कलर से करना था, अगर आपने लिखा नहीं हो तो अलग कलर से कर दो, बाकी तो ऐसा कुछ है नहीं। प्रोवाइड RDT 2.5% ऑन सन्डी डेटस। अब देखो ये करने से पहले देख लो क्या कोई इसके रिलेटेड एडजस्टमेंट है क्या, सन्डी डेटस के रिलेटेड, जैसे कि बिल रिसीवेबल, क्या किसी को गुड्स बेचे गए हैं क्रेडिट पे, उसको आपका कुछ से एडजस्टमेंट करना है, कुछ भी नहीं है फिलहाल इस सम के अंदर, तो आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो, RD स्टार्ट कर सकते हो। तो सन्डी डेटस की वैल्यू कितनी है, 43,000। तो कहाँ पे आप लिखोगे, क्लोजिंग स्टॉक के नीचे आप क्या लिखोगे, सन्ड्री डेटस कितना वैल्यू लिखोगे आप, कोई घाई नहीं करना है। सन्डी डेटस कहाँ पे, जस्ट अभी देखा था ना, कहाँ गया, 43,000, तो आपने कितना लिख दिया 43,000। अब यहाँ पे न्यू की बात होगी, बराबर है, दैट इज क्या होगा, लेस न्यू बैड डेट एट कितना परसेंटेज है,
कितना है 2.5, तो चलो लिख के कैलकुलेट करो। एट 2.5%, तो 43,000 का 2.5% निकालो, आराम से निकालो, कोई घाई नहीं है। मैंने आपको शॉर्टकट भी बताया था, क्या करो, एक जीरो कम करो तो 10% हो गया, बराबर है। उसका आधा करो तो 5% हो गया, 5 का भी वापस से आधा कर दो तो 2.5% हो गया। देखो ट्राई करो, याद कैलकुलेट करके करना तो भी करो, कोई दिक्कत नहीं है। जो देखो 43,000 में से एक जीरो कम कर दो तो कितना बचता है 4300, ये तो हो गया 10%। उसको डिवाइड बाय 2 कर दो 2150, ये हो गया 5%। उसको भी डिवाइड बाय 2 कर दो, देखो 1075 ऑलरेडी आ चुका है। उसको माइनस करोगे किससे, 43,000 से, दैट इज कितना मिल रहा है 41,925। अब इसका सेकंड इफेक्ट आपको पता है, बैड डेट्स जो ऑलरेडी है, कौन सा, जो हम लोगों ने यहाँ पे किया था ना, इसको आपने क्या बोला था, ओल्ड बोला था ना, ये कौन सा है, ओल्ड बैड डेट। कितना है 500 रुपए का नुकसान ऑलरेडी हो चुका है। ड्यू टू टाइम फैक्टर बैलेंस शीट बनने में समय लग रहा है। आपको क्या पता चल रहा है कि 2.5% लोग के पैसे आने वाले नहीं है, ऐसा मैं मान रहा हूं क्योंकि आरडीडी है। एक मिनट रिजर्व फॉर, ठीक है, बैड डेट्स नहीं रिजर्व। मैं ऐसा मानता हूं, क्या मानता हूं, मैंने बैड डेट समझा था, मैं ऐसा मानता हूं कि 2.5% लोग पैसा देने वाले नहीं है। मैं मानता हूं ऐसा पैसा मेरे को आने वाला नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि 1075 पैसा मेरे को आया नहीं है। समझने की कोशिश करो आप यहाँ पे क्या चल रहा है करके। मतलब 43,000 आने वाला है, बैड डेट होता है मतलब क्या, मैं मान चुका हूं कि नहीं आने वाला है। क्लियर, इस तरह से क्या है, मैं ऐसा पहले ही सोच के रखता हूं कि इतना पैसा आने वाला नहीं है, तो आगे चल के क्या होगा, दुख कम होगा कि इतना पैसा मैंने पहले ही सोचा था कि मेरे को आने वाला नहीं है। उसके लिए इसको रिजर्व वर्ड किया हुआ है। ऑलरेडी ये तुम्हारा बेड बना अभी तक नहीं है। क्लियर है, तो जो बेड बनने वाला है उसके अगेंस्ट क्या है, एक प्रोविजन बना के रखा है इन द फॉर्म ऑफ रिजर्व। क्लियर, तो ये टेक्निकल टर्म्स बराबर तरीके से समझना। अब आपका बेड डेट कितना था, 500 रुपया, तो आप कहां पे लिखोगे, यहाँ पे नीचे लिखोगे ट्रेडिंग अकाउंट का, सॉरी पीएनएल अकाउंट का फर्स्ट आइटम क्या लिखोगे, 2, ओल्ड है तो स्पेसिफाई कर देते हैं, दैट इज 2 ओल्ड, बेड डेट इज हाउ मच, 500 रुपीज, एड न्यू आरडीडी रिजर्व फॉर बेड एंड डाउटफुल डेट, बराबर रिजर्व है ये, ठीक है। कितना आया था 1075। कभी भी ये लिखो ना ऐसे दिमाग में हो, वहाँ पे प्लीज़ एक बार जाके देख लो, तो क्या होगा 1075 दिमाग में है, लिख दोगे कुछ और तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। बाद में कहोगे सर आपने बताया था, वैसे तो हमने किया था, पर क्या गलती हो गई, आंसर तो हमारा आया नहीं। बाद में बोलोगे सर आंसर गलत आया है। आंसर क्यों गलत आया है, क्योंकि सर ने एक और चीज़ बताई थी। क्या बताई थी, कि अमाउंट जब भी आप पोस्ट करो प्लीज़ जाके उधर से देख लो। क्लियर, तो 1075 प्लस 500 कर दो तो कितना आंसर आएगा, 1575, दैट इज 1575। तो एक और बड़ा एडजस्टमेंट जो तुम्हारा क्लोजिंग स्टॉक, सॉरी जो तुम्हारा आरडीडी वाला है, वो भी क्या किया हुआ है हमने, कंप्लीट कर लिया। अब क्या है, डेप्रिशिएट फर्नीचर बाय 5%, तुम्हारा ये फेवरेट एडजस्टमेंट बनना चाहिए। उसके पहले एक और चीज़ बता देता हूँ। अब अभी आप चाहो ना, आप क्या करो, प्रेजेंटेशन में प्लीज़ एक और चीज़ कर दो, वर्किंग नोट नंबर 2, क्या लिखोगे, ये तो था नंबर 1 था, अब क्या लिखते हैं नंबर, ठीक है, क्या लिखते हैं नंबर 2, दैट इज फाइंड कैलकुलेशन ऑफ आरडीडी एट 2.5%, दैट इज कितना अमाउंट था आपका, 43 था ना, 43,000 मल्टीप्लाई बाय 2.5 अपॉन 100, ठीक है। तो ये परसेंटेज आपको निकालना है। अभी आपको आंसर ऑलरेडी पता चल गया ना, ठीक है ना, लिख दो ना, इतना क्या फ़र्क पड़ता है। तो एक प्रेजेंटेशन एक अच्छा सा बन गया, एग्जामिनर को एक एक अमाउंट आपने कैसे कैलकुलेट किया है उसका भी ब्यौरा पूरा का पूरा मिल जाएगा। और ये प्लीज़ देना, मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत जगह पे मैं शायद ना करूँ क्योंकि वो क्या बहुत बार रिपीटेटिव हो जाता है किसके लिए, और सबको समय भी बहुत ज़्यादा लग जाएगा। लेकिन आप जो फाइनल प्रेजेंटेशन जो होगा आपको करना ही करना है, ये चीज़ ज़रा ध्यान देना। तो जो भी कैलकुलेशन हो प्लीज़ इस तरह से वर्किंग नोट 2, 3, 4 जितने बनते बना दो और वहाँ पर स्पेसिफाई करो, तो एग्जामिनर चेक करेगा अरे वर्किंग नोट नंबर 2 क्या
बना, अरे ये इतना छोटा सा भी कैलकुलेशन किया है, बच्चे को नॉलेज है, बच्चे ने मेहनत की गई है, ठीक है। तो ये चीज़ ज़्यादा ध्यान देना। अब बढ़ते हैं, कौन सा था, डेप्रिसिएशन, ये तुम्हारा फेवरेट एडजस्टमेंट है। यहाँ पे भी वर्किंग नोट नंबर 3 आप खुद बनाओगे, मैं यहाँ पे बनाने वाला नहीं हूँ। दैट इज़ फर्नीचर। फर्नीचर का अमाउंट कितना है ज़रा देख लेते हैं, कितना दिया हुआ है, आपने डॉट करके रखा होगा, दैट इज़ 20,200, 20,200 लेस डेप्रीशिएशन एट द रेट ऑफ, पूरा लिखना स्पेलिंग, डेप्री करके डेप करके कुछ होता नहीं है, कितना बोला हुआ है, एट 5%। यहाँ पे आप क्या बनाओगे, वर्किंग नोट नंबर 3। तो आपको कैलकुलेशन पता है कैसे करना है, तो आप यहाँ पे पहुँचोगे, नंबर 3 लिख दो, ठीक है। कैलकुलेशन ऑफ डेप्रीशिएशन ऑन फर्नीचर, तो कितना है वैल्यू उसका, 2200 मल्टीप्लाई बाय कितना परसेंटेज था, 5/100। तो कैलकुलेट करो, 2020 कट, और क्या करोगे, कितना, या तो 10 कट करो, डिवाइड बाय उसको ये कर दो, तो आपको 5% मिल जाएगा। या तो कैलकुलेट करना चाहते हो तो कैलकुलेट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, जैसा आपको ठीक लगे। मेरे हिसाब से आंसर आएगा, करो 5%, 10 कम करके 2020 को डिवाइड बाय कर दो 2, तो आपको 5% मिल जाएगा। आराम से करो, कोई घाई नहीं है, हमको हमारे आंसर्स अपने आप मिलेंगे। ठीक है, चलो, तो लेस डेप्रिसिएशन मैंने भी आप कर लिया आपके साथ में ही, इसको माइनस करो। कोई भी कैलकुलेशन बाद में के लिए छोड़ना नहीं है कि हम अभी लिख लेते हैं बाद में हम कैलकुलेट करेंगे, नहीं, सब कुछ एक साथ ही खत्म करना है। सेकंड इफेक्ट मैंने आपको बताया था, नीचे से लाइन छोड़ देना 3-4, क्या लिखोगे, 2 डेप्रिसिएशन, क्लियर, अंडरलाइन कर दो, कौन सा है, फर्नीचर, कितना आ रहा है फर्नीचर पे, डायरेक्टली आउटर कॉलम, दैट इज 1010, इतना ही था ना, ठीक है, चलो, क्लियर, आराम से लिख लो, पूरे एडजस्टमेंट साथ में कंप्लीट करना। कॉस्ट ऑफ 8,000 डिस्ट्रॉयड बाय फायर, इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड अ क्लेम ऑफ ₹6,000 ओनली। अब देखो क्या होता है, ये ज़रा अच्छे से समझना, इसमें कुछ वैरायटी है, तो वो चीज़ ज़रा ध्यान रखना। अब देखो क्या होता है, बिजनेस में इंश्योरेंस किया जाता है, आपने लाइफ इंश्योरेंस सुना होगा। अब ये एक और एक तरीके का इंश्योरेंस होता है, जनरल इंश्योरेंस बोलते हैं। अब इसके अंदर गुड्स जो सामान रखा गया है ना बिजनेस के लिए, उसका इंश्योरेंस किया गया है। उस इंश्योरेंस में क्या चीज़ का ध्यान रखा गया है कि जितने भी गुड्स ट्रांसपोर्टेशन होते हैं, तो कुछ अगर स्पॉयलेज हो जाए, कहाँ से कुछ चोरी हो जाए, तो उस सब चीज़ का क्या किया गया है, इंश्योरेंस किया गया है। अब यहाँ पे गुड्स डिस्ट्रॉयड हो चुके हैं बाय फायर, कितने वैल्यू का नुकसान हो चुका है, कितना बताओ ना, 8,000 रुपये पूरा का पूरा क्या हो चुका है, जल चुका है आग में। इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है, आप क्या करोगे, इतना सिंपल नहीं, आपने फ़ोन किया इंश्योरेंस, अरे मेरा माल जल चुका है, प्लीज़ हमको 8,000 रुपये दे दो। आप क्या करोगे, इंश्योरेंस पॉलिसी निकालोगे, माचिस लोगे, आग लगाओगे और फ़ोन करोगे, बोलो मेरे को पैसा चाहिए इतना, लेके आ जाओ। तो वो क्या करेगा, आग बंद करके, हाँ इतना पैसा बनता है, 1,00,000 रुपये लेके चले जाओ। ऐसा होता है क्या, ऐसा कुछ भी होता नहीं है। आपको क्या करेंगे, वहाँ से सर्वे करने के लिए वहाँ से कंपनी के आदमी लोग आएंगे, एक्सपर्ट्स आएंगे, वो देखेंगे आग क्यों लगी है, क्या ह्यूमन नेग्लिजेंस की वजह से लगी है, आपने आग बुझाने में बराबर क्या किया है, क्या जो भी प्रॉपर मेजर्स थे वो आपने लिए नहीं है, तो उसके हिसाब से बहुत सारी चीज़ें होती है, इसके अंदर इंक्वायरी होती है पूरी की पूरी, क्योंकि लॉस करोड़ों में भी चले जाते हैं कभी कभी। तो इंश्योरेंस कंपनी ऐसे नहीं देती। कंपनी ने एडमिट किया क्या कि हम सिर्फ 6,000 रुपये देंगे, कितने रुपए देंगे, 6,000। तो अभी यहाँ पे एक दो वेरिएशन है, उसको भी मैं डिस्कस करूंगा, पहले मैं इसको समझाता हूँ कि मतलब एक्चुअल लॉस कितने का हुआ, 2,000 का हुआ। देखो एंट्रीज कैसे करनी, क्या करनी है, मुझ पर छोड़ो, आप ये है ना पहले स्टोरी समझ लो, बस एंट्री का तो आप टेंशन लो ही मत, ना कोई जनरल एंट्री, देखो मैं कोई अलग अकाउंट्स नहीं बना रहा हूँ कि विदाउट जनरल एंट्री आप कर लो, मैं विद लॉजिक बता रहा हूँ आपको। अब जरा समझो, जनरल एंट्री तो होना ही होना है, उसके बिना अकाउंट्स का बेस ही नहीं बनेगा। अब देखो 8,000 रुपीज़ डिस्ट्रॉयड बाय फायर, 8,000 का नुकसान, लेकिन उसके लिए गुड्स तो निकले, बराबर है, गुड्स तो क्या हुए, निकले हैं। गुड्स के लिए एक ही अकाउंट है हमारे पास, कौन सा, ट्रेडिंग। तो गुड्स अगर कोई पार्टनर विड्रॉ करता है तो भी आप क्रेडिट साइड लेके जाते हो, अरे हाँ कि ना। गुड्स क्लोजिंग स्टॉक बचता है, वो भी आप क्रेडिट साइड लिखते हो। उसके बाद गुड्स लॉस बाय फायर, गुड्स लॉस बाय थेफ्ट, ठीक है, ये भी आप सब कहाँ पे लिखते हो, क्रेडिट साइड, दैट इज ट्रेडिंग अकाउंट के। तो एक इफेक्ट तो कहाँ पे आएगा, वहां पे अमाउंट क्या होगा, जितने का नुकसान हुआ है पूरा उतना, कहाँ पे, क्रेडिट, सॉरी, जितने गुड्स निकला है ना नुकसान की वजह से, वो पूरा का पूरा वहां पे आएगा। अब नेक्स्ट, अब
कितने का एक्चुअल नुकसान हुआ है। अगर सोचो ऐसा होता, इंश्योरेंस ही नहीं लिया होता, इंश्योरेंस क्लेम, चलो इंश्योरेंस लिया हुआ है, पॉलिसी का पैसा भरा है, कुछ ना कुछ तो आया है, सोचो इंश्योरेंस ही नहीं लिया है तो पूरा का पूरा लॉस हुआ, बराबर है। एक देखो, दो यहाँ पे मैं वर्ड देखो सिमिलर है, आपको लगेगा कि मीनिंग सेम है, देखो सेम नहीं है। देखो आप ट्रेडिंग अकाउंट में जाओगे ना, आप क्या लिखोगे, गुड्स लॉस बाय फायर, ठीक है। और जब आप पीएनएल में लिखोगे कि अभी देखो यहाँ पे इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं है, नो इंश्योरेंस पॉलिसी, नो इंश्योरेंस पॉलिसी, ठीक है, इंश्योरेंस लिया हुआ नहीं है। मतलब ये जो 8,000 का जो डिस्ट्रॉय हुआ है, ये 8,000 रुपए और ये 8,000 गुड्स, आप ये डिफरेंस समझना, 8,000 के गुड्स जले हैं, उसके वजह से 8,000 का नुकसान हुआ है, समझ रहे हो। अब गुड्स की एंट्री कहाँ पे होगी, ट्रेडिंग अकाउंट, और ये 8,000 रुपये की एंट्री कहाँ पे होगी, पीएनएल। ये पीएनएल कौन सा है, किसके बारे में डिस्क्राइब कर रहा है, पैसे, नकद, बराबर है, गुड्स की इतना मेरा नुकसान हो चुका है। ट्रेडिंग अकाउंट में किसकी बात हो रही है, इतने का माल था ना, वो आंखों से दिखता था, अभी कुछ नहीं दिख रहा है, काला काला हो चुका है पूरा का पूरा माल। तो समझ लो गुड्स और रुपीस में डिफरेंस। और लिखोगे क्या, ट्रेडिंग में आप क्या लिखोगे, क्या लिखोगे, गुड्स, क्या लिखोगे, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर। और पीएनएल में आप जाओगे, वहां पे आप क्या लिखोगे, लॉस बाय फायर, आग की वजह से 8,000 रुपये का क्या हो चुका है, नुकसान। गुड्स का नुकसान हो चुका है, कैसे, आग के कारण, ठीक है। तो ये दोनों में क्या है, बहुत अच्छा सा एक डिफरेंस है। अब आपको ये मैंने कौन सा बताया, नो इंश्योरेंस पॉलिसी, एक क्वेश्चन तो है इंश्योरेंस पॉलिसी का, तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि वो बिना समझाए हम आगे बढ़ सकते हैं। अब ये हो गया एक वैरायटी। अब इंश्योरेंस के अंदर हो सकता है पूरा का पूरा क्लेम मिल जाए, 8,000 का क्या हुआ है, गुड्स जला है, आप समझ लो ट्रेडिंग अकाउंट में 8,000 का गुड्स जला है, मतलब 8,000 ट्रेडिंग अकाउंट में नुकसान हुआ है, 8,000 का, इंश्योरेंस पॉलिसी निकाली नहीं थी, तो इंश्योरेंस पॉलिसी के नहीं निकालने की वजह से 8,000 का क्या हो चुका है, पूरा का पूरा नुकसान। अब इंश्योरेंस पॉलिसी तो निकाली गई है, मतलब हो सकता है जितने का नुकसान हुआ है, मतलब जितने के माल चला है, उतने का वो पूरा का पूरा पैसा रिएम्बर्समेंट हो जाए, मतलब 8,000 की वजह से 8,000 का पैसा आने वाला है या आ चुका है, तो आपका कुछ नुकसान हुआ पीएनएल में, तब पीएनएल में नो एंट्री। अब क्लेम तो कितना हुआ है, 6,000 का, मतलब ट्रेडिंग में तो हमेशा 8,000 का पूरा, 8K का पूरा नुकसान, पीएनएल में 2K का, क्यों, क्योंकि 6,000 रुपये इंश्योरेंस के वजह से हमको मिलने वाले हैं। तो 6,000 कहाँ पे जाएगा, उसका इफेक्ट जाएगा बैलेंस शीट एसेट साइड, क्योंकि ये कंपनी ने एडमिट किया, इंश्योरेंस कंपनी, यस हम आपको पैसे देंगे, देंगे बोला है ना, दिया है अभी तक नहीं, देंगे ना, देंगे, मना नहीं किया है। तो उसके लिए कहाँ जाएगा, जैसे हम क्या करते हैं, जैसे सैलरी पेड इन एडवांस, तो वैसे ही ये क्या करेंगे, पैसा आने वाला है, इसके लिए इसको एसेट साइड डाल देंगे। तो सिर्फ इसके तो दो वैरायटी है, कौन सा, पहला वैरायटी गुड डिस्ट्रॉयड, बराबर है, इंश्योरेंस किया हुआ है या इंश्योरेंस नहीं किया गया है, और दोनों मैंने आपके लिए रख दिया है। तो ये प्लीज़ देखो, यहाँ पे नीचे बहुत जगह है, यहाँ पे आप पेंसिल से प्लीज़ इसको यहाँ पे लिख दो और ये सर्कल कर दो, और याद से मैं इसको अलग पेन से, जब कहाँ पे, जब हम लोग अभी पोस्टिंग करेंगे ना थोड़ी देर में, मतलब जो भी इसके इफेक्ट्स होंगे पास करेंगे, उसको मैं याद से अलग पेन से कर दूंगा, क्लियर। तो ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से याद रहेगा। ऐसा नहीं कि एडजस्टमेंट आप पहली बार पढ़ रहे हो, 11th में भी आपने पढ़ा हुआ, ये वाला एडजस्टमेंट 11th में भी है, ठीक है, आराम से लिख लो, कोई कहीं नहीं है। देखो पहली बार आप कर रहे हो तो आपको समय तो लगना ही लगना है, कोई ऐसा शॉर्टकट नहीं है कि ये बता दिया ऊपर ऊपर से, वैसा हम नहीं करेंगे, बिल्कुल भी ऐसा काम नहीं करेंगे। और बुक्स में प्लीज़ प्रेजेंटेशन अच्छे से रखना, प्रेजेंटेशन ही बहुत इंपॉर्टेंट की है, सिर्फ ऊपर ऊपर से लिख के ये वो, प्लीज़ प्लीज़ वैसा बिल्कुल भी पसंद नहीं है मुझे, प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, स्टार्ट करें अभी, चलो। गुड्स ऑफ ₹8,000 डिस्ट्रॉयड बाय फायर, जैसे मैंने आपको बताया था, क्या बताया कि भाई गुड्स का नुकसान हुआ है, कितने गुड्स का नुकसान, जैसे एडवर्टीजमेंट भी लिखते थे ना, बराबर है, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस रुपीस में, एडवर्टीजमेंट के लिए गुड्स निकले हैं, तो वो तो ट्रेडिंग में होता था ना, जैसे क्या, गुड्स विड्रॉन फॉर एडवर्टीजमेंट, बराबर, तो वो आप वैसे लिख दो सेंटेंस, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो बाय गुड्स लॉस बाय
बराबर गुड्स लॉस बाय फायर, कितना अमाउंट आएगा 8,000। तो ये 8,000 तो पूरे के पूरे खाक हो चुके हैं, क्लियर है, जल चुका है, राख हो चुका है पूरा का पूरा गुड्स। अब इसमें से कंपनी ने, इंश्योरेंस कंपनी ने बोला है 6,000 रुपये हम तुमको देंगे, देंगे ना, आने वाला है, आया है क्या, नहीं, आ जाओ ना एसेट के साइड, वहां पे लिख दो, क्या लिखोगे, इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल, कितना 6,000। तो 6,000 रुपये आने वाले हैं ना, आए हैं क्या अब तक, नहीं, एक्चुअल में नुकसान कितना हुआ है 2,000 का। तो क्या लिखोगे, टू लॉस बाय फायर हाउ मच, 2,000 रुपीज़, क्लियर। तो ये देखो 3 जगह पे ये इसके इफेक्ट है, आपके लिए रखा हूँ मैंने पूरा, आराम से आप पोस्ट कर लो, समझ लो। अगर, ठीक है, पहले इतना लिख लो, फिर अगर भी समझाता हूँ, कोई गुंजाइश मत रखना अगर मगर की, ठीक है, सब कुछ क्लियर कर दो। मेरा बोलना मतलब क्या है, देखो वापस से जब ये चीज़ें आए ना, तो आप वहाँ पे कंफ्यूज नहीं होने चाहिए, बस ये क्या है चीज़ है, बाकी जितने भी नई वैरायटी आनी चाहिए आने दो, कोई दिक्कत नहीं, हम सब चीज़ अच्छे से सॉल्व करेंगे, सब चीज़ क्या करेंगे, आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है आपके लिए सम टैली करने के लिए, ठीक है। चलो एक और चीज़ समझा देता हूँ, अगर पूरा का पूरा इंश्योरेंस ही नहीं निकाला जाता तो टू लॉस बाय फायर कितना होता, 8,000। 8,000 रुपये क्या हो गए, गुड्स खाक हो गए, 8,000 रुपये भी चले गए, क्लियर। तो ये हो गया 8,000। अगर पूरा का पूरा पैसा मिल जाता, कंपनी बोलती इंश्योरेंस, हाँ तुम्हारा नुकसान हुआ है, यस हम पूरा का पूरा पैसा देने को रेडी है, बात खत्म, एक भी एंट्री नहीं, 8,000 रुपये गुड्स चले गए, रुपए तो कुछ भी नहीं गए, रुपए आने वाले, इसलिए वो एसेट साइड में क्या हो गया, डाल के रखा है, क्लियर। चलो अब ये बाकी सब हटा देता हूँ मैं, ये वाला एडजस्टमेंट भी खत्म, डेप्रिसिएशन भी खत्म, तो एडजस्टमेंट सब हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। फटाफट पोस्टिंग करते हैं, फिर क्या करेंगे, टोटलिंग करेंगे। टू स्टॉक 3800, तो ये क्या होगा, ओपनिंग स्टॉक, आ जाते हैं हम नॉर्मल, सबसे पहले ऊपर टू ओपनिंग स्टॉक, फिर नीचे क्या लिखोगे, टू परचेजेस, फिर क्या लिखोगे, लेस कुछ ना कुछ, अगर हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो भी ठीक, हमको लिख के आगे बढ़ना है। तो अब ओपनिंग स्टॉक लिखते हैं, तो जब ये ओपनिंग स्टॉक लिखो ना, परचेज और ये एक लाइन तो साथ में लिख ही देना, कितना है स्टॉक 30,800, अनलेस एंड अनटिल को हिडन एडजस्टमेंट होना तो ही हम अंदर पहुंचेंगे, अदरवाइज हम सब आउटर कॉलम में अमाउंट जाएगा। हो गया, नेक्स्ट इज परचेज दैट इज 80,000, अब इसको हम हमेशा इनर कॉलम में लिखेंगे क्योंकि कुछ रिटर्न हुआ तो, नहीं हुआ तो भी हम उसको एडजस्ट कर लेंगे। सैलरीज कितना है 5,000, टू सैलरीज कितना 5,000 आउटर कॉलम, फिर क्या है उसके बाद, वेजेस 7,500, टू वेजेस 7,500, फिर क्या है उसके बाद, कैरेज कितना है 3,000, ठीक है। चलो कैरेज कहाँ पे आएगा बताओ ज़रा, देखो कैरेज कहाँ पे है, कभी भी कुछ भी बोलाएंगे ना, सिर्फ कैरेज इनवर्ड आउटवर्ड बोला है, इनवर्ड है तो ट्रेडिंग है, आउटवर्ड है गुड्स बाहर निकालने के लिए तो पीएनएल है, कुछ नहीं बोला है तो कहाँ पे लोगे, पहले गुड्स माल आ तो जाने दो अंदर, बाद में बाहर जाएंगे ना, तो अब उसको ट्रीट कैसे करोगे, सबसे पहले तो आपको उसको ट्रेडिंग में ही लेना, अगर कुछ भी बोला गया नहीं है तो। टू टू कैरेज हाउ मच, 3,000 रुपीज़, कैरेज भी हो गया, रॉयल्टीज हो गई कितनी, रॉयल्टीज तो आपको पता ही है कहाँ पे आएगा, रॉयल्टीज हाउ मच 2,500, ठीक है, रॉयल्टीज कितना है 2,500। आप एक चीज़ नोटिस कर रहे हो, मैं यहाँ पे भी आपको कोई टिक नहीं कर रहा हूँ ना कि ये हमने ले लिया इसको टिक कर दो, ये हमने ले लिया टिक कर दो, अरे भाई हम लाइन बाय लाइन जा रहे हैं तो सवाल ही नहीं उठता कुछ छूटने का। रॉयल्टीज़, रॉयल्टीज़ के बाद क्या है, फ्रेट, फ्रेट कहाँ पे आएगा ज़रा बता दो, सोचो आराम से, ट्रेडिंग या पीएनएल, आराम से सोच के, कोई दिक्कत नहीं, आराम से करो, चलो बताओ आराम से सोच के। फ्रेट, अभी देखो फ्रेट भी कुछ बोला नहीं है तो भी आप उसको क्या इन्वर्ट जैसे ही ट्रीट करोगे, कहाँ पे लोगे उसको, ट्रेडिंग में लोगे, तो रॉयल्टीज़ के नीचे क्या लिखोगे, टू फ्रेट, कितना अमाउंट है 700 रुपया। उसके बाद क्या है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, तो सैलरीज के नीचे टू प्रिंटिंग एंड
स्टेशनरी कितना अमाउंट है 1050। क्लियर। तो आप देखो कितना इजी हो जाता है, क्योंकि आपका क्या होता है 70% प्रॉब्लम आपका उधर ही सॉल्व हो जाता है जब आप एडजस्टमेंट कंप्लीट कर लेते हो। प्रिंटिंग स्टेशनरी और सनी रीडर्स आपने ले लिया है, फर्नीचर ले लिया है, लीज ऑल प्रॉपर्टी आपका क्या है एसेट है 25,000। कुछ वहाँ पे टिक वगैरह नहीं है, क्यों? क्योंकि कोई हिडन एडजस्टमेंट वहाँ पे दिया हुआ नहीं है। लीज होल्ड प्रॉपर्टी कितनी वैल्यू है उसकी 25,000 रुपये। आउटर कॉलम लिखोगे डायरेक्टली 25,000 रुपीज़। ये भी आपने एक और पोस्ट कर दिया। अब आपके पास क्या है, इन्वेस्टमेंट आपने कंप्लीट कर लिया है, दैट इज नहीं, इन्वेस्टमेंट आपने नहीं किया है। आपका क्या था, ठीक है, इन्वेस्टमेंट कितना वैल्यू है 15,000 रुपये। ठीक है, इन्वेस्टमेंट भी हो गया। ट्रैवलिंग एक्सपेंस 3450, 3,450। ट्रैवलिंग एक्सपेंस कहाँ पे जाएगा आपका P&L में, तो क्या लिखोगे वहाँ पे 2 ट्रैवलिंग एक्सपेंस 3450, 3450। अब उसके बाद क्या, ट्रैवलिंग हो गया। फिर डिस्काउंट अलाउ, आपने अलाउ किया और डेबिट साइड है, तो ये क्या है एक्सपेंस है, कितना 1,800 रुपये का। 2 डिस्काउंट अलाउड कितना रुपीज़ है ज़रा देख लो। हमेशा अमाउंट स्पेसिफाई करने से पहले आप एक बार उसको वापस से चेक कर लो, तो क्या होगा कभी कभी गलत हम पढ़ते ही हैं लिखते कुछ और है। तो डिस्काउंट अलाउड कितना है 1,800 रुपये। और उसके लिए बैड डेप्स देखो हम लोग ने ऑलरेडी ले लिया ना, कितना था 1,800। अब देखो हमने शायद कुछ मिस किया है क्या, ट्रैवलिंग एक्सपेंस लिया हमने 3, हाँ ट्रैवलिंग लिया था 3450, डिस्काउंट अलाउड पे पहुंचे। लेकिन देखो एडवर्टीजमेंट पे एक डॉट है ना, एडवर्टीजमेंट कितना है 30,000 फॉर 3 ईयर्स। तो ठीक है, ये भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, इसको खत्म कर देते हैं। ठीक है, चलो अब ज़रा इसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ, टू एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस कितना 30,000। अभी ब्रैकेट में क्या दिया था फॉर 3 ईयर्स, ये 3 साल के लिए एक्सपेंस है, हम तो 1 साल का एंट्री पास करते हैं। तो लेस एडवांस फॉर 2 ईयर कितना, डिवाइड बाय 3 करोगे तो 10,000 मिल जाएगा, बराबर है। तो 1 साल का 10,000, 2 साल का कितना 20,000 रुपये आपने एक्स्ट्रा पे करके रखा है। तो बाहर आपका करंट ईयर का खर्चा कितना है ओनली 10,000। फिर यहाँ पे क्या लिखोगे, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस पेड इन एडवांस। आप पूरा लिखोगे, कोई ऐसे शॉर्ट फॉर्म्स नहीं लिखोगे। क्लियर। तो ये 20,000 रुपीज़ क्या बन गया आपका एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस पेड इन एडवांस। तो इसको भी आप लिख लो। तो ये आपका हिडन एडजस्टमेंट भी खत्म हो गया। एडवर्टीजमेंट बैड डेट आपने ले लिया, डिस्काउंट अलाउड आपने जस्ट अभी लिया, कैश इन हैंड कैश एट बैंक, तो ये आपका नीचे आ जाएगा यहाँ पे। कैश इन हैंड, और यहाँ पे क्या होगा कैश एट बैंक। कैश इन हैंड कैश एट बैंक कितना है, अब इसको भी मैं समझाता हूँ, पहले लिख लेते हैं 7 और 20। कैश इन हैंड बोलेंगे तो क्या एक्चुअल हार्ड कैश, मतलब बिजनेस में 7,000 रुपीज़ है। कैश एंड बैंक मतलब 20,000 बैंक अकाउंट में, आपको पैसे चाहिए बैंक में जाओ निकालो हार्ड कैश हो जाएगा। तो कैश हाथ में 7,000 है और 20,000 बैंक बैलेंस है बिजनेस के अकाउंट के अंदर। क्लियर है। तो ये 2 चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अब मेन कैपिटल अकाउंट, पीयूष और कौन, अरुण पहुंचे यहाँ पे। क्या लिखोगे, कैपिटल अकाउंट। देखो इसका ना लेजर भी बनता है, तो वो हम लोग क्या करेंगे बाद में, हम वो भी बनाएंगे, तो आप टेंशन मत लो, कोई दिक्कत नहीं है। बाद में आप चाहो ना, मैं आपको क्या बोलूँगा, आप अलग से उसका लेजर भी बनाओगे तो भी चलेगा। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, अंडरलाइन कर लो, पहला नाम कौन है यहाँ पे, पीयूष। 3-4 लाइन छोड़ दो, नीचे लिख दो अरुण। ओपनिंग बैलेंस कितने थे उनके 80,000, 80,000 थे जहाँ तक मेरे को याद है। क्लियर।
सन्ड्री क्रेडिटर्स 20,500, कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो डायरेक्टली 4 लाइन वापस से छोड़ के सन्ड्री डेटर्स कितना अमाउंट था 2,500, डायरेक्टली आप कहाँ लिखोगे आउटर कॉलम, तो चेक कर लो वही है। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन फिक्स डिपॉजिट आपने ले लिया है। बैंक ओवरड्राफ्ट उसी के नीचे उसी के ऊपर लिख दो बैंक ओवर ड्राफ्ट, नीचे लिखते तो भी चलता है, ऐसा कुछ नहीं, पर ऊपर हुआ तो अच्छी बात है। कितना है 10,000। ठीक है, एक लास्ट कुछ बचाएगा सेल्स दैट इज 1,20,000। क्या लिखोगे यहाँ पे बाय सेल्स कितना 1,20,000 लेस रिटर्न, ब्रैकेट में क्या लिखोगे नील, कुछ भी नहीं है भाई रिटर्न, तो पूरा का पूरा 1,20 कहाँ बाहर। जब भी आप सेल्स बाहर लोगे उसी टाइम पे परचेस को भी बाहर ले लो, याद रख के लेस रिटर्न, ब्रैकेट में क्या लिखोगे नील, भाई कुछ भी नहीं है, और 80,000 पूरा का पूरा कहाँ ले लोगे बाहर। अब आप क्या करो यहाँ पे, मैं आपके लिए क्या करता हूँ एक बॉक्स बना के रखता हूँ, मतलब यहाँ पे आप क्या लिखोगे पेंसिल टोटल, यहाँ पे भी आप क्या लिखोगे पेंसिल टोटल, ये आपका काम है। कुछ गलत होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा, गलत आंसर्स भी चलेंगे पर आंसर्स चाहिए, उसको सही कैसे करना है वो हम जस्ट अभी देखेंगे, कोई कोई पंगा नहीं है, आराम से करो। टोटल निकालो, यहाँ पे हम जगह लगते 2 ग्रॉस प्रॉफिट, अगर आया तो ठीक है, मैं ऐसे लिख रहा हूँ, आप लिखना हो मुझे भी पता नहीं है। देख लो ना 1,20,000 8,35, तो यही ज़्यादा है, प्रॉफिट ही निकलेगा। चलो, तो उसके बाद मैं नीचे भी यहाँ पे बना के रखता हूँ, आप आराम से करो, पेंसिल टोटल के लिए मैं बॉक्स बना रहा हूँ। ये आपको बाद में वैसे भी इरेज करना है तो ठीक है, इसको कुछ मतलब नहीं है, लेकिन आप इरेज मत करना, एग्जाम में करना है, यहाँ पे आप अपने लिए रखो। ठीक है, चारों बॉक्स आप टिक कर लो, नेट प्रॉफिट तक ढूंढ लो, डिवाइड मत करना, नेट प्रॉफिट तक आप ढूंढ लो, फिर हम आगे आराम से सॉल्व करेंगे। तब तक किसी का कुछ मिस हुआ है तो ये लो यहाँ पे देख लो, अगर मेरा कुछ मिस हुआ है तो वो जो भी है हमको अभी जस्ट क्लियर हो जाएगा एक एक चीज़। तो आराम से आप टैली करो, कहाँ तक, पहले ग्रॉस प्रॉफिट निकालो, उसके बाद नेट प्रॉफिट तक निकालो, फिर आंसर्स हम मैच करेंगे। पहले आप देख लो कुछ मिस हुआ है, उसके बाद ही आप चालू करना। यहाँ तक रखा है, ये नीचे भी रखता हूँ। ठीक है, हो गया होगा पेंसिल टोटल अब तक। अब देखो 1,20,000 प्लस 8 प्लस 35 प्लस करो, देखो कहाँ मिलता है आपको। पेंसिल टोटल लिखो पहले यहाँ पे 163, मतलब 1,63,000। अब डेबिट साइड का पेंसिल टोटल कितना आ रहा है, आराम से करो 1,24,500। अब कौन सा ज़्यादा है, और ऑब्वियसली क्रेडिट साइड ज़्यादा है, तो ये टोटल नीचे 163,000, उसमें से 1,24,500 को माइनस करो, तो देखो आपको क्या मिलेगा, ग्रॉस प्रॉफिट मिल जाएगा, देखो कितना मिलता है 38,500 मिलेगा। उसको आप सर्कल कर दो अमाउंट को, और यहाँ पे आप लिखोगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉड फॉरवर्ड, पूरा लिखना 38,500। चलो चेक करते हैं इतना हमारा आंसर करेक्ट है क्या। यस 38,500 हमारा आंसर यहाँ तक करेक्ट है। अब आगे लेते हैं, 38,500 आपने करके रखा होगा आई होप, प्लस 2,200 करो, तो देखो आंसर क्या मिलेगा 4,700। इधर का भी पेंसिल टोटल निकाल लो, देखो आपको क्या मिलता है 25,885 मिलना चाहिए। कौन सा ज़्यादा है, ऑब्वियस सी बात है ये ज़्यादा है 4,700, 4,700। इसको आप माइनस करोगे 25,855 से माइनस करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 14,815। इसको डिवाइड बाय 2 करना है क्योंकि दो पार्टनर्स के लिए, इसके लिए एक और वर्किंग नोट बनाओगे आप, कौन सा, वर्किंग नोट नंबर 4, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिटवीन पार्टनर्स। डिस्ट्रीब्यूशन
ऑफ नेट प्रॉफिट बिटवीन पार्टनर्स। कितना है प्रॉफिट? 14815। रेशो क्या है? 1:1। तो डिवाइड बाय 2 कर दो, दैट इज 740। 7.5 आएगा, एक को 8 दे दो और दूसरे को 1 रुपया कम, तो कोई दिक्कत नहीं, ये आप किसको भी दे सकते हो, उतना चलता है राउंडिंग ऑफ। फिर क्या होगा यहाँ पे? 2 पार्टनर्स, क्या लिखोगे? 2 नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो पार्टनर कौन है यहाँ पे? पीयूष और अर्जुन। तो पीयूष का पी, अर्जुन का ए लिखता हूँ, दैट इज 7408 7407 7407। एड नेट प्रॉफिट, यहाँ पे भी क्या करोगे? ऐड नेट प्रॉफिट। अमाउंट कितना लोगे आप? 7408 7407। अमाउंट दोनों बाहर ले लो, ये हो जाएगा 87408, ये हो जाएगा 87407। आराम से प्लस करो, डेबिट साइड क्रेडिट साइड। आप देखो, सॉरी, एसेट और बैलेंस शीट दोनों को ये करो, देखो आपको क्या मिलता है आंसर। ठीक है, ठीक है, आप आराम से टैली करो, देखो क्या मिल रहा है आंसर्स। पहले की लाइबिलिटी साइड प्लस करके लिख दो पेंसिल से, वही सेम आंसर आया तो उसके बाद क्या करना, आपका सम क्या है? करेक्ट है। तो 87408 प्लस आपको करना है 87407 प्लस आपको करना है 10,000 प्लस आपको करोगे 20,500। तो देखो आपको क्या मिल रहा है, आंसर मिलेगा फाइनल 205,315। डेबिट साइड भी चेक कर लो, सॉरी एसेट साइड चेक कर लो, आराम से, कोई घाई नहीं है। मेरे हिसाब से आंसर दोनों बराबर है, सम भी टैली हो रहा है। क्लियर है? तो आप ये वाला सम भी इस तरीके से कंप्लीट कर लो। सबसे पहले वापस एक और बार मैं बैलेंस शीट ये रखता हूँ पहले, पी&एल अकाउंट, आप आराम से इसको देख लो। आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी निकाल सकते हो, ठीक है, तो आपको बाद में जूम करके आराम से आप चेक कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब बैलेंस शीट रख देता हूँ। टोटल मैं बताता हूँ आपको, आप पहले इतना देख लो। ठीक है, ठीक है, वर्किंग नोट भी रख दूँ आपके लिए, ये देखो वर्किंग नोट। यहाँ पे ये कौन से पार्टनर के लिए, वो भी आप नाम लिख सकते हो यहाँ पे, पीयूष और क्या था? अर्जुन, वही है ना, पीयूष और अर्जुन। तो आप पूरा नाम लिख देना अच्छे से। ठीक है, चलो।